चलिए, आज भी हमें लगता है क्वेश्चन हो पाएगा, और लेकिन आज समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है अभी ज़्यादा। मैं देख रहा था अभी, क्वेश्चनों की संख्या अभी ज़्यादा बची है। क्वेश्चन 285 हो गया था ना, 57 हो गया था। कहाँ क्या क्वेश्चन नंबर हुआ था? 35। अच्छा, 162 देखिए, क्वेश्चन नंबर 162। देखिए, हुंड्स रूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टीजीटी 2004 का सवाल है। 162। क्वेश्चन 162। हुंड का नियम डील करता है किसका? हुंड्स रूल डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चलिए, जिससे पूछेगा वही बताएगा, और नंबर सबका आएगा, ये नहीं कि कुछ लोगों का ही आएगा, सभी का नंबर आएगा एक के बाद एक। तो चलो बेटा, प्रिया बताओ, हुंड का नियम इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या करता है किसमें? ऑर्बिटल में। चलो भाई, अब क्रम से पूछेंगे। कितने नियम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखे हैं? एक तो बोरबरी का, अफबाउ का और हुंड का। तो बोरबरी क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहां पर? बोरबरी का नियम इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस में बताता है? चलो भाई, हैं? सेल में, ठीक है, कोष में। और अफबाउ पीछे, अफबाउ का किस में बताता है? बोलो भाई, उपकोष में, सब सेल में। चलो भाई बोलो, और हुंड का किस में बताता है? हुंड का नियम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहां पर? ऑर्बिटल में, कक्षक में। कक्षा नहीं बोलेंगे, कक्षक। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, दोनों में अंतर है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? अभिनव बताएंगे। इधर नंबर आ गया। ऑर्बिटल तो जैसे पी है, तो उसके पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर हम तीनों को जोड़ दें तो वो ऑर्बिट, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा, या सबसेट हम कह सकते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। और चलिए भाई, अमित बताइए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बैठे बैठे बताइए। मनगढ़ंत ना बताइए, ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ इधर उधर जुगाड़ लगा कुछ बोल दें ना। चलिए भाई, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम होता है। आप बोलिए भाई। ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम, मतलब पी ऑर्बिटल में तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। और कौन बोलेगा पीछे? और बताइए भाई, आप बोलिए, आप बोलिए। ऑर्बिट और ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताइए। चलिए भाई। हाँ, बहुत सही। ऑर्बिट जो है ये 2 डायमेंशन, ऑर्बिट क्लासिकल एटॉमिक मॉडल का टर्म है। ऑर्बिट 2 डायमेंशनल स्पेस होता है, 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसमें निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 100% होती है। लेकिन ऑर्बिटल जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, नाभिक के चारों तरफ
जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, निश्चित रूप से उसी में पाया जाए ये कोई जरूरी नहीं होती है। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है, ऑर्बिट 2 डायमेंशनल। ऑर्बिटल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप होता है, ऑर्बिट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऑर्बिट करेस्पॉन्ड करता है कोष को। आप लोगों ने ऑर्बिट में सबने उपकोष बताया, ऑर्बिट करेस्पॉन्ड करता है। ऑर्बिट किसके संगत होता है, सब लिखा है कॉपी में, जितनी चीज बोल रहे हैं। ऑर्बिट कोष के संगत होता है, उपकोष के नहीं। और ऑर्बिटल जो है वो एक ऑर्बिटल, एक कोष में कई ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हुंड का नियम किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, किसी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ, अपोजिट एंटी पैरेलल स्पिन के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर अब 5। क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 क्या है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन के उत्तेजित अवस्था में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तो यह ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2। n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। जब ये एक्साइट होता है तो यही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। अब आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 153, 153। क्वेश्चन नंबर 153, ये क्वेश्चन नंबर 153 टीजीटी 2001 यानी पहली बार जब टीजीटी की परीक्षा हुई थी तब का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 153 टीजीटी 2000। क्वेश्चन देखिए क्या है, Which element is represented by the following electronic configuration? एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, एलिमेंट का नाम 1s2 2s2, फिर क्या है 2px2 2py2 2px2 2py2 और 2pz2। कौन सा एलिमेंट होगा, 2 4 6 8 1 9, फ्लोरीन। इसी का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सारे इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, 153 के बाद 156। ये टीजीटी 2003 का है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आधारित सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हट के है। देखिए, मिटा दे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है किसी एलिमेंट का, पहला दे रखा 1s2, फिर ये दे रखा है। ये किसके अनुसार है, ठीक है ना। तो अगर हुंड का नियम कहता है, देखिए अफबाउ का नियम कहता है कि किसी विभिन्न उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में होगा। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आए, ये भर गया तो इसमें गए, ये भर गया तो इसमें गए। लेकिन हुंड का नियम का यहाँ पर उसके बाद यहाँ 3 कक्षक है ना,
तो तीनों में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा है। करते थे यहाँ 2 कर सकते थे, यहाँ खाली कर सकते थे ना, तो इन्होंने सबको एक एक दिया है। और ये किसका है? हुंड का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, हुंड का नियम। सबको अलग अलग इलेक्ट्रॉन देना, ये हुंड के अनुसार है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। 157 देखिए, 157 और ये भी 2003 का सवाल है। द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा? अब ये तो वैसे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी देखा जा सकता है। इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल सब सेल से निकल रहा है। बोरान है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन जो है नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से अधिक होता है। कारण क्या है? इसका 2p का हाफ फील्ड होना ना, ये हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 157 देखा के बाद 174 न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज 174 गड़बड़ देख लिए क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H-, ये पूछा गया है 174 TGT 2004, TGT 2004। हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ठीक है। अगला 174 के बाद 175 नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और ये भी जो है हुंड के नियम के अनुसार है, क्योंकि पी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाँ एक एक भरा जाता है, दोनों एक ही में नहीं भरा जाता, ठीक है ना, यही कहना इनका ना। तो ये हुंड के नियम के अनुसार। चलिए देख लेते हैं, लिख देते हैं, मिटा दें। देखिए क्वेश्चन 175 TGT 2004 का सवाल। इसमें नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, और अगला क्या दे रखा 1s2 2s2 2px2 और 2py1 2pz में 0, ये दे रखा है। इनका कहना है ये सही होता है, ये नहीं, क्योंकि ये किसके अनुसार है? हुंड के अनुसार है, ठीक है। हुंड्स रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये सही है। बुकलेट में क्या दिया है? बुकलेट में गलत दिया, आप पाऊ दे रखा है, क्या?
अरे वो गड़बड़ है, उसको सही करिए, दलाइए। दूसरा पाउलिंग है। हाँ, दूसरा क्या दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है? पाउलिंग के अनुसार होगा। हाँ, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है एक में दो कर दिया। नहीं, पाउली का कहे होगा। पाउली का कहना है कि चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, तो पी उपकेश में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। पी तो कहें एक समान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा? काहे सेम होगा? नहीं, आप बाउक से क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हुंड का नियम का यहाँ उल्लंघन है। इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे इसमें एक और नहीं, यहाँ दो कर दिए तो हुंड का उल्लंघन हुआ ना। हैं? वो कह रहा है कि ये सही है और ये गलत है, किसी और से हुंड के नियम के अनुसार उल्लंघन थोड़ी। ये हुंड के नियम द्वारा निर्धारित हो रहा है। हुंड के नियम के अनुसार सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना? ये दूसरा वाला भाव के रूप को फॉलो कर रहा है या नहीं? कर रहा है, कर रहा है। वही कहना चाह रहे हैं, तो वो अच्छा, चलिए अगला देखते हैं। जो पूछा गया वही चर्चा करिए, उसके अलावा अगला क्या कर रहा है उसको कंफ्यूज ना होइए। 182 आते हैं। 182 182 ये जो है टीजीटी 2005 का सवाल है। सवाल देखिए क्या है। If the electronic configuration of a metal M plus is इतना, the atomic number of the metal atom will be। देखिए मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या दिया है कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p, फिर ठीक है। अब अगर इसको मेटल में बदलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये तो सब उतना ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4s1। तो इतना इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 28, एक और जुड़ गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 29। एटॉमिक नंबर इनका 29 होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन निकलने आने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। अगला 223 223 देखिए, ये टीजीटी 2010 का सवाल है। टू 2010 का सवाल। 2010 में मेरिट बहुत कम गई थी। हाँ, 56-57 सवाल पे सब सेलेक्ट हुए थे। 56। एक देखिए कोई वर्मा थे, नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, आशीष वर्मा थे क्या, फैजाबाद के अम्बेडकर नगर के। 56 सवाल उनका था, सही सेलेक्ट हुए थे 2010 में। और नहीं है? सही होगा तब मिलेगा फुल की वजह से सही होगा। अरे -1 के का मतलब ये नहीं कि गलत को टिक करेगा तो नंबर मिल जाएगा। हाँ, और उसके बाद तुक्का मारेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सबका सही होगा ना। तू 50 सही किया 20 तुक्का, अगला 70 सही किया 20 तुक्का, तब क्या होगा? अरे जिसके वास्तविकता में ज्यादा सही होते हैं उसके तुक्के भी ज्यादा सही होते हैं। वो अनुमान ज्यादा करेक्ट लगाता है जो जिसकी पढ़ाई ज्यादा रहती है। इसलिए पढ़ाई करिए, ये नहीं 50 कर दें बाकी तुक्का काम कर जाएगा। एलटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। 223 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का Z = 24 यानी क्रोमियम ना, तो
जेड एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है 24, तो कौन सा एलिमेंट है क्रोमियम। एटॉमिक नंबर आर्गन देखिए होता क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, इतना ये 18 होता है ना, 18 ये आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर। तो हम लिख देते हैं क्रोमियम आर्गन और 3d5 4s1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, पूछा है। अब यह सब नहीं करेंगे तो फिर हमें जमुना जी में जब पानी बढ़े कुंभ में उसी समय जमुना जी में कूद जाएंगे और कुछ नहीं बचता मेरे लिए। 228 देखिए, ये भी टीजीटी 2010 का सवाल है। 228 बताइए भाई क्या होगा, मिटा दें। Which of the following has the maximum number of unpaired electron, किसके पास अधिकतम होंगे। यही तो हम कहते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्या क्या दिया है, फिर Ti, फिर बी, फिर मैग्नीशियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन। चार्ज इन पे कितना है, अगले पर इसका होता है 12, इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका होता है 26। डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, जिंक 30 पर खत्म होता है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है ना, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक है। ये याद नहीं होगी बेसिक छोटी चीजें तो आप कभी भी फिर इन सवालों को, सिंपल सवालों को छोड़ के चले आएंगे। और अभी पढ़ाएंगे आवर्सानी, आपको याद करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ये होता है 12 के अनुसार। 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो ये हटा दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एटॉमिक नंबर 12 है, आइटम में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकले हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। टाइटेनियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 10 18 और 4s2 20 और 3d में कितना बचा, 22 है ना। 2 4 10 18 20 और 2 22, ये हटा दीजिए, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। वैनेडियम में देखिए इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ज्यादा है ना, ठीक है। तो चार्ज दोनों पे सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d में 2, समझ गए ना, यहाँ एक ज्यादा होगा। आयरन में देखिए क्या होता है, 3d में 6 होता है अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो 0 1 2 और 4 किसमें सबसे ज्यादा है, जिस विकल्प में आयरन डाई पॉजिटिव होगा। अगर ये 3 प्लस चार्ज होता तो 1 अनपेयर्ड और हो जाता, 5 हो जाते, डी में 5 ही बचते, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फंसा दिया एग्जामिनर ने, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर याद ही नहीं था ना। बोलिए भाई, हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए स्कैंडियम, जैसे अगर हमें क्रम याद हो, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, तो इसके 3d में 1 होता है, यही से शुरू होता है, 3d में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 होता है, एक्सेप्शन है, फिर यहाँ पे भी 5, यहाँ पर 6, ठीक है ना। क्रोमियम एक्सेप्शन, ये भी याद रहे तब भी आगे सबके 2 होते हैं, इसी में 1 होता है, 4s में 1 से बाकी सब में 2 2। हाँ, ये भी ध्यान हो तब भी निकाल लेंगे, क्रम याद हो, ठीक है। मिटा दे,
अगला आवर सारणी ही शुरू होने चल रहा है। आवर सारणी देखिए, एक होता है कि लोग कहते हैं कि यार 3 महीने 4 महीने में तैयार कर लेंगे। जिनकी बेसिक चीजें तैयार हैं, ये सब चीजें, उनको 3 महीने 4 महीने बहुत होता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं तैयार है, उसको फिर वो साल 2 साल की बात करें, हाँ 1 साल कम पड़ जाएगा उसको। हमें एटॉमिक नंबर तक नहीं याद है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं हम। जो 9-10 की चीजें हैं वो जब तैयार करना है, 11-12 की तो तैयार ही करनी है, तो आपको 1 साल भी कम पड़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे, इसलिए अभी भी समय है, एकदम जी जान लगा दीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। ये हो गया। अच्छा 231 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जी किसका है? 29 कॉपर का है। 229 ये कब का पूछा गया है? 2013 का सवाल नहीं, कौन सा सवाल है? 231। अच्छा 231 है 2013 का, 231 है टीजीटी 2013। किसका एटॉमिक नंबर पूछा गया है? कॉपर 29। तो लास्ट में 3d10 और 4s। यही 2-3 का हमने लिखाया ही है जो एक्सेप्शनल वाले हैं। क्रोमियम का लिखाया है, कॉपर का लिखाया है ना, और पैलेडियम का लिखाया है, सिल्वर का लिखा है। 3-4 ही लिखाया ही है, बाकी हमने कहा कि सामान्य है सब, तो ये दिया है। चले आगे। नेक्स्ट 235 ये टीवी टीजीटी 13 का ही सवाल है। सवाल क्या है ये देखिए। Which of the following has maximum number of unpaired electron? निकाल लेंगे। देखिए एक बार लिखते हैं, थोड़ा सा देखने पर कुछ चीजें याद होती है। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, 3D यहीं से शुरू होता है 21 से। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक 30 तक खत्म होता है। इसके 3D में 1 4s में 2, 3D में 2 4s में 2, 3D में 3 4s में 2, एक एक बढ़ाते जाइए। क्रोमियम में एक्सेप्शन है, 3D में 5 4s में 1, या फिर 3D में 5 और 4s में 2, यहाँ 3D में 6 4s में 2, फिर 3D में 7 4s में 2, 3D में 8 4s में 2, 3D में 10 4s में 1, 3D में 10 4s में 2। एक कॉपर और एक क्रोमियम पे s में 1 कम हो जाता है, d में 1 बढ़ जाता है। अब पूछा किसका है? Zn डबल पॉजिटिव, तो यहाँ 2 प्लस चार्ज करेंगे तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला निकाल दीजिए। अगला आयरन डाई पॉजिटिव है, 2 प्लस चार्ज करेंगे तो इस पे भी ये निकल गया। अगला निकेल, निकेल में 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ 2 प्लस चार्ज करने का मतलब इसको हटा दीजिए। अगला कौन है? कॉपर, 1 प्लस चार्ज है, इसका हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों में तो 0 हो गए, यहाँ पे भी 10-10 है तो सभी युग्मित होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर 8 है तो 3 तो पेयर्ड हो जाएंगे, पहले 5 में 1-1 भरेंगे, फिर 6 7 8, तो अयुग्मित 2। ठीक है ना, 3 युग्मित हो जाएंगे। 8 है, पहले 5 में 1-1 भरा, फिर 3 बचा, तो फिर 3 में 2 तो दूसरा हो गया, 2 बचा। और यहाँ क्या बचा? 4। हाईएस्ट पूछा है कि क्या पूछा है? हाईएस्ट पूछा है, तो Fe डबल प्लस। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 235 हुआ ना। 239 ये भी जो है टीजीटी 13 का सवाल है। 239 एक ध्यान देंगे कि टीजीटी में केवल 3D सीरीज ही है आपके सिलेबस में। आपको डी ब्लॉक जो पढ़ना है उसमें टीजीटी के सिलेबस में केवल 3D है, बाकी नहीं है। पढ़ा देते हैं सब, लेकिन केवल 3D है। इधर उधर से सवाल छिटक पटक के आ सकते हैं। तो 3D सीरीज
यानी स्कैंडियम से जिंक तक, ये तो आपको 10 याद ही रखना है इनका परमाणु क्रमांक, क्योंकि इनसे सवाल आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। बाकी पूछ दिया जाए आउट ऑफ सिलेबस तो बात अलग है। आपके सिलेबस में जिक्र है ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट में ओनली 3D सीरीज। 4 संक्रमण श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D। तो जो 3D सीरीज है वो स्कैंडियम से जिंक तक जाता है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 4D सीरीज कहां से जाता है? हाँ, इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, ठीक है ना। और कोई बताएगा 5D सीरीज कहां से? लैंथनम 57 से लेकर के मरकरी 82 तक, ठीक है ना। और अगला आइटिनम 89 से शुरू होता है, बीच में 4F आ जाता है और वो कहां तक जाएगा? 100 नहीं, पूरा बताइए। 112 तो हाँ 112 कौन है? कॉपरनीशियम नहीं, कॉपरनीशियम तो पी ब्लॉक में आ जाता है शायद। पी ब्लॉक जहां शुरू होता है हाँ कॉपरनीशियम है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कम से कम 3D तो जरूर याद रखिए और 4D भी याद रख लीजिए, क्योंकि आपको जो है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन वाले सवाल 3D 4D से हैं और पूछे गए हैं। आराम से घर में सो जाइए खा के, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चा। कंबल ओढ़ के 39 हो गया, 250 39 नहीं हुआ। अच्छा देखिए 39 2013 का है, क्वेश्चन 239 TGT 2013 का। इसमें क्या है? द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल, कौन सा सबसे स्टेबल है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी हाफ फिल और फुल फिल जिसमें हो। तो सी वाले में पी में हाफ है और डी में हाफ है ना। सारे हाफ फिल हो या सारे फुल फिल्ड हो तो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अगला इसको छोड़ देते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 257 39 हो गया ना। 257 देखिए 2011 का है, 2011 का है। सवाल क्या है? The orbital diagram in which both Hund's rule and Pauli's exclusion principle are violated. वायलेट करना, उल्लंघन होना ना। अब जिसमें देखिए अगर हम पहले वाले को देखें तो 2p में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। तो यहाँ हुंड और पाउली दोनों का अपवर्जन, ठीक है ना। और तो कहीं हाँ और तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ही ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन 159 जैसे 257 में सी ऑप्शन में 2p के अंदर डाउनवर्ड स्पिन दे रखी है, तो वो भी डाल सकते हैं? नहीं, वो तो सब जैसे कि सभी में एक एक है ना, हुंड का पालन हुआ और सबकी स्पिन जैसे एक सबकी माइनस स्पिन है या सबकी प्लस हो तो वहां किसी का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। एक स्पिन जैसे 2 ऑर्बिटल समान स्पिन की एक ऑर्बिटल हो जाए तब उल्लंघन होगा, ठीक है। अलग अलग है सभी ना। अगला 159 ये TGT 2004 का है। 159 TGT 2004 है बेटा, 4159 गलत लिख दिया था मैंने। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गलत पढ़ लिया क्या सवाल? 159 ही है ना, ठीक है चलिए, हो सकता है छूट गया हो तो इधर लिख दिया हूं। Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion of इनका mass and energy are related ना, इलेक्ट्रॉन occupy space around the nucleus। अगला न्यूट्रॉन्स are buried deep नहीं। The point of impact of matter can be precisely
इसमें तो पता नहीं। हाँ, पैरामीटर बताया ये जो है आगे आगे कुछ मिसिंग है, ठीक है ना। ठीक है, हम इसको इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्पेस ऑक्युपाई करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी तो सही है। क्या दे रहे हैं उत्तर में, क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का हम निकालते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, इम्पैक्ट पैरामीटर। और एक दूसरा भी है कि न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारा स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना। उसमें और दूसरा पार्टिकल वहां प्रवेश नहीं कर पाता, उसके बाहर ही रहता है। तो बहरहाल डाउटफुल कर दिए हैं, लेकिन अब अगर डी को दे रहे हैं तो डी को ही हम मान लेते हैं, ये तो क्लियर है। अगला बी दे रखे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अराउंड स्पेस, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विथ मैटर कैन बी प्रिसाइजली। इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकालते बोर के एक्सपेरिमेंट के आधार पर। फाइनली हम ये निकालते हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ढेर सारा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। तो बी ही सही होगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हम करते हैं, बी को ही लेंगे, नहीं तो डाउटफुल स्थिति है। अगला क्वेश्चन 260 देखिए क्या है। 260 एन एल, ये टीजीटी 11 का सवाल है। 260 11 का सवाल है, देखिए क्या है। An electron has the electronic configuration. An atom element has the electronic configuration. The number of its valence electron. संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन 4 हैं, S में 3 है और 2 है और P में 2 है, 4 हुआ, छोड़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 160 किस में 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 160 में 160 260 क्या दे रखा है एलिमेंट। द एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 अरे गड़बड़ है, मिस्टेक है, 2s2 कर दीजिए, ठीक है ना, वो गड़बड़। अगला देखते हैं 274, ये पीजीटी 2004 का है। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज में 3d में 5 4s में 1 या 2, 3d 5 4s2, 3d 5 4s2, बी वाला सही है ना, 4s2 3d 5 क्लियर है। चलें, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैग्नीज में 3d 5 होता है, 4s2 होता है, s में 2 रखे, d में 5। 274 क्वेश्चन 274 और यह है पीजीटी 2004 मैग्नीज 25, इसका 3d में 5 4s में 2। ये पहले भरता है, ये बाद में, इसलिए इसको पहले बना दिए हैं और इसको बाद में, ठीक है। ये आउटर है और ये दोनों मिला के वैलेंस है, ठीक है। जो सबसे बाहर है वो आउटर और बाहरी और अंदर का डी मिला के वैलेंस है। अगला कहां तक आगे 279 निपट जाएगा। 279 द ऑर्बिटल टू बी फिल्ड इन द 6th पीरियड। छठे आवर्त में कौन सा ऑर्बिटल यानी भरेंगे। 279 है और ये किस ईयर का है 268 पीजीटी 2006 268 पीजीटी 2006। छठे आवर्त में कौन कौन से ऑर्बिटल भरेंगे 6s से 6p तक जाएगा, बीच में 4f 5d आएगा। क्वेश्चन 278
और इसमें जो है पीरियड 6 में 278 हो गया हो, फिर भी देख लीजिए, ये टीजीटी में पूछा गया, वहां पढ़ा है, पीजीटी में ये फिर पूछा गया है, ठीक है ना। तो हो गया है, बात सही है। 6S से शुरू होता है, 6P पे समाप्त होता है, यहाँ 4F और 5D याद रखिएगा। अगला जो है टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी। टीजीटी वाला हम लोग देखे थे 282, ये पीजीटी 2010 का सवाल है। 282 पीजीटी 2010। सवाल क्या है? 282 which of the following electronic configuration is not possible? 1s2 2s2 1s2 2s1 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 1s2 2s2 2px2 d 1s2 नहीं, हाँ 2px2 में दो संभव नहीं है। 1s2 2s2 2px2 2py में 0 है, 2pz में 0 है ना। किसी के गाड़ी नहीं कहा है तो सी भी हो सकता है। कौन सा? ये सी। अच्छा, सी में देखिए, आपकी बात हम मानते हैं 1s2 2s2, फिर आगे, फिर आगे 2p में कितना दिए हैं? 2py 2px 2pz, एक एक सब में है, तो सही तो है ये, किसी के अनुसार है, लेकिन सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है। अबाउ के हिसाब से गलत क्या है इसमें? इधर अबाउ ये कहते हैं, अबाउ तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन के भरने की बात करते हैं, कक्षक में भरने की बात करते नहीं। इनका कहना है पहले अबाउ कहते हैं पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 2 हो गया, 2s में भरेगा कितना 2, फिर 2p में भरेगा 3, और 2p में 3 है तो एक एक सब में भर दिया गया। तो अगर इसको छोड़ के इसमें चला जाता तो अबाउ का उल्लंघन था, इसमें एक ही होता, इसमें 4 हो जाता तो उल्लंघन था। उल्लंघन कहाँ है? p में 3 तो है, ये तो भरे हैं। कौन सा संभव नहीं है? लास्ट वाला संभव नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, यहाँ 2 हो जाए, ये संभव नहीं है। इसमें तो यह नहीं कहा गया किसका उल्लंघन है, उल्लंघन तो पूछा नहीं गया, कौन सा संभव नहीं है तीनों के अनुसार। तीनों के अनुसार कौन सा, या किसी के अनुसार कौन सा संभव नहीं है, ठीक है ना। अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन 283 देख लीजिए, पीजीटी 2010 का ही है। Which of the following electronic configuration is not possible? ये हो गया क्या ये? अच्छा 283 द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा निकिल में, ठीक है ना, Ni2 में। अगला 286 लास्ट सवाल है, ये पीजीटी 2013 का। द इलेक्ट्रॉन हुज एटॉमिक नंबर इज 25 द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू 25 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज का है 3d5 4s2, ठीक है, 3d5 4s2 पहला ही सही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर और आज की क्लास भी समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे, ठीक है। ये लंबा नहीं है, लंबा मैंने पढ़ाया है, इसको लंबा पढ़ा ही दिया है, क्वेश्चन करा दिए, मैटर भी बहुत बढ़ा दिए। हाँ।